हेलो दोस्तों, मैं दीपक आज सभी कक्षा 10th के छात्रों के लिए हिस्ट्री का चैप्टर 5 के सारे लाइन वाइज क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आया हुआ हूँ, जिसका चैप्टर का नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। शुरू करने से पहले आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है When, how and where did the earliest kind of print technology was developed? यानी कि सबसे पहले कहाँ और कैसे सबसे पहला और अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुआ था। आंसर है इसका द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। इट वाज ए सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग in AD 594 onwards. The book were printed by rubbing paper and also against the inked surface of wood blocks. जिसका मतलब है जो सबसे पहले जो प्रिंट टेक्नोलॉजी जो था चाइना में, जापान और कोरिया में डेवलप्ड हुआ था और वह एक हैंड प्रिंटिंग का सिस्टम था जो कि 594 AD में बुक्स जो थे रबिंग करके पेपर पे छापे जाते थे और वो भी वुड ब्लॉक्स के इंक सरफेस के विरुद्ध में। एंड आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है वाई वेयर द बोथ साइड्स ऑफ पेपर कुड नॉट बी प्रिंटेड। यानी कि उस समय में जो पेपर्स जो थे दोनों तरफ क्यों नहीं छापे जाते थे। उसका आंसर है द बोथ साइड्स ऑफ पेपर आर थिन पोरस शीट सो इट कुड नॉट बी प्रिंटेड। जैसा कि इसमें है यानी कि जो दोनों तरफ के पेपर्स जो थे बहुत ही पतले थे इस कारण से और वो बहुत ही पोरस थे, एक तरफ से दूसरे जगह भीग जाने के कारण वो दोनों तरफ नहीं प्रिंट किए जा सकते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल्स इन इम्पेरियल स्टेट। तो इसका आंसर है चाइना वाज द इम्पेरियल स्टेट फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ printed material due to the vast number of examinators were printed under the sponsorship of examination candidates as well as the number of examination candidates went up and the volume of the print also increases। यानी कि जो चाइना में जो इम्पेरियल जो चाइना जो था वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था प्रिंटेड मटेरियल्स का, क्योंकि वो एक इम्पेरियल स्टेट था जिसमें बहुत ही लंबे समय तक वो मेजर प्रोड्यूसर रहा है। और वहाँ पे जो एग्जामिनर्स थे, जो वहाँ पर जो एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स थे उनके लिए जो बहुत सारे वहाँ पर वॉल्यूम्स में और प्रिंट्स जो भी थे उनको लिखने के लिए वगैरह के लिए वो सब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उनको आवश्यकता पड़ती थी, जिसके लिए ये ज़्यादा मात्रा में प्रिंट मटेरियल्स उनके लिए प्रोवाइड किया जाता था। नाउ ऑन द फोर्थ क्वेश्चन हाउ डिड द प्रिंट डाइवर्सिफाइड। कैसे प्रिंट अगल बगल में फैला। एज अर्बन वल्चर यहाँ पे वल्चर नहीं है कल्चर है ब्लूम्ड इन चाइना प्रिंट वाज जस्ट यूजिंग बाई स्कॉलर ऑफिशियल्स merchants started to use print in their everyday life. As the reading also became leisure activity, the new leadership preferred fictional narratives, poetry, autobiographies of literary masterpieces, and romantic play. Few women began to read, many women began publishing their poetry and play as this type of poetry and play as this type of print were diversified। यानी कि जैसे जैसे अर्बन कल्चर में ये ब्लूम्ड होते गया, ये फैलते गया, चाइना प्रिंट जो भी था और ऑफिशियल स्कॉलर्स हर एक जगह में प्रिंट होने लगा। एवरीडे लाइफ में वो सारे चीज़ प्रिंट कल्चर्स को पढ़े जाने लगे और बहुत सारे एक्टिविटीज़ उसकी तरफ से होने लगे। न्यूज़पेपर्स में भी ये सारे जो थे नेटिव पोइट्रीज, ऑटोबायोग्राफी और बहुत सारे रोमांटिक वगैरह वगैरह उसमें छपने लगे। और कुछ महिलाएं जो थी वो भी उसको पढ़ने लगी थी और कुछ पोएट्री को भी पब्लिश करती थी, जिस प्रकार से ये पूरी प्रिंट जो है पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड हो गया, पूरी तरह से फैल गया। नाउ ऑन द फिफ्थ क्वेश्चन हु इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग इन जापान व्हेन एंड विच वाज द ओल्डेस्ट बुक प्रिंटेड इन जापान। यानी कि सबसे पहले जो हैंड प्रिंटिंग जापान में आया हुआ था उसको किसने इंट्रोड्यूस किया
और ये कब हुआ, और उसके साथ साथ सबसे जो पुरानी बुक जो थी प्रिंट हुई थी जापान में वह कौन थी। यानी कि जो बुद्धिस्ट मिशनरीज जो थे फ्रॉम चाइना, उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया प्रिंटिंग को, हैंड प्रिंटिंग को जापान में। और इन एडी 758 to 770 सबसे द ओल्डेस्ट बुक प्रिंटेड वाज डायमंड सूत्रा। यानी कि जो सबसे ओल्डेस्ट बुक जो थी वहाँ पर प्रिंट हुई वो थी डायमंड सूत्रा। नाउ ऑन द सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज अबाउट डायमंड सूत्रा। डायमंड सूत्रा के बारे में कुछ जानते हो तो उसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि इट वाज पब्लिश्ड और प्रिंटेड इन 1868 containing 6 sets of text and wood cutware illustrations. So the next question, 7 number is, where were the pictures in Japan printed? And the answer is, pictures were printed on textiles, playing cards, paper money. In medicine Japan, poets and prose writers were regularly published. Books were cheap and abundant. And the 8 number question is, what was Edo known later? Edo बाद में क्या जाना गया? It was a place known later as Tokyo. टोक्यो जो था, टोक्यो को सबसे पहले हम लोग ईडो के नाम से भी जानते हैं। Now the next one is, which type of hand printed materials were packed in libraries and book stores? यानी कि सबसे किस प्रकार के हैंड प्रिंटेड मटेरियल्स जो थे लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स में पैक्ड किए जाते थे। एंड द आंसर इज, देयर वर बुक्स ऑन ओमेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कैलकुलेशंस, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट्स, प्रॉपर एटिक्वेट, कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस। यानी कि बहुत सारे जो बुक्स थे वो सारे के सारे बुक्स ओमेन पे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे, कैलकुलेशंस पे, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट्स और प्रॉपर एटिक्वेट्स, कुकिंग और फेमस प्लेसेस के बारे में वो होती थी। एंड नाउ ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड चाइनीज पेपर रीच यूरोप एंड व्हेन? एंड द आंसर इज, चाइनीज पेपर रीच यूरोप थ्रू द सिल्क रूट इन 11th सेंचुरी। यानी कि चाइनीज पेपर जो था यूरोप में सिल्क रूट्स के द्वारा 11वीं शताब्दी यानी कि 11th सेंचुरी में वहाँ पर पहुँची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ब्रिंग वुड ब्लॉक पेंटिंग इन इटली? हु वाज ही, कौन थे, किसने वुड ब्लॉकिंग प्रिंटिंग को इटली में लाया? तो वो थे मार्कोलो। ही वाज ए ग्रेट एक्सप्लोरर इन 1295। ही ब्रिंग्स द वुड ब्लॉक प्रिंटिंग फ्रॉम चाइना। मार्को पोलो जो थे एक ग्रेट एक्सप्लोरर थे 1295 में, और उन्होंने ही इस वुड ब्लॉक को प्रिंटिंग को चाइना में लाया, मतलब चाइना से वहाँ पर उन्होंने इटली में उसको लाया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड प्रिंट इन यूरोप स्प्रेड? यूरोप में प्रिंट जो है कैसे फैला? एंड द आंसर इज, व्हेन मार्को पोलो ब्रिंग वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, देन इटालियन began producing books with wood block, and the demand of book makes print spread all over the Europe, and this make bookseller more than 50 series of 10 worked for a bookseller। यानी कि ऐसा हुआ जब मार्को पोलो ने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को इटालियन में लाया, उसके बाद से प्रोडक्शन जो थी बुक्स के वो ऐसे ही बढ़ी, उनकी बहुत सारे डिमांड्स हुई और वह पूरे यूरोप में फैल गया, और इतना फैला कि हर एक दिन जो बुक सेलर्स जो थे उनके पास 50 सीरीज़ जो थे वहाँ पे काम करने के लिए लोग वहाँ पे रखे जाते थे। इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर, हाउ डिड वुड ब्लॉक यूज इन 15th सेंचुरी इन यूरोप? यानी कि वुड ब्लॉक्स जो था 15th सेंचुरी में यूरोप में कैसे उसको यूज किया जाता था? तो वुड ब्लॉक्स यूज इन यूरोप टू प्रिंट टेक्सटाइल्स, फ्लाइंग कार्ड्स एंड रिलीजियस पिक्चर्स विद सिंपल ब्रीफ टेक्स्ट। यानी कि वुड ब्लॉक्स जो थे यूरोप में टेक्सटाइल्स पे प्रिंट करने के लिए, कार्ड्स पे, प्लेइंग कार्ड्स पे और रिलीजियस पिक्चर्स पे, और कुछ सिंपल ब्रीफ्स जो टेक्स्ट थे उन पर उनको छापने के लिए उसको प्रयोग किया जाता था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15th नंबर क्वेश्चन, हु वाज गुटेनबर्ग? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग कौन थे। गुटेनबर्ग वाज द सन ऑफ मर्चेंट और बिजनेसमैन। ही ग्रो अप ऑन ए लार्ज एग्रीकल्चर एस्टेट
he had saw wine and olive presses. He learned the art of polishing stones and he became master goldsmith. He also acquired the experience to create lead molds used for making trinkets. And Gutenberg adopted the existing technology and in 1448 he perfected the system. यानी कि गुटेनबर्ग जो थे एक मर्चेंट और बिजनेसमैन के एक बेटे थे और वो लार्ज एग्रीकल्चर स्टेट्स के साथ ही वहाँ पे ग्रो हुए हैं और उन्होंने वाइन्स और ओलिव्स प्रेसेस को पिसते हुए देखा है और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे आर्ट्स भी सीखे हैं जैसे कि पॉलिशिंग स्टोन्स को पॉलिशिंग करना और वो बहुत ही वो मास्टर्स थे फोर्ड स्मिथ्स में और उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस को भी किया और उन्होंने लीड माउल्ट्स को यूज किया मेकिंग को ट्रिंकेट्स बनाने में और उसके बाद से उन्होंने पूरे एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है और फिर वो परफेक्टली उस सिस्टम को आगे बढ़ाए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बुक वाज प्रिंटेड फर्स्ट बाय गुटेनबर्ग प्रेस एंड हाउ मैनी डे इट टेक्स फॉर 180 कॉपीज. यानी कि जो बुक्स जो थे गुटेनबर्ग प्रेस के द्वारा कौन सा बुक प्रिंट हुआ सबसे पहले और 180 जो कॉपी थी उसको निकलने में कितने वक्त लगे थे. एंड द आंसर इज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय गुटेनबर्ग वाज बाइबल. अबाउट 180 कॉपी वर प्रिंटेड एंड इट टेक्स 3 years टू कंप्लीट. यानी कि जो गुटेनबर्ग का जो सबसे पहला बुक जो प्रिंट हुआ था वो था बाइबल और 180 कॉपीज़ को प्रिंट करने के लिए इसको 3 साल का वक्त लगा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर. हाउ आर द प्रिंटेड बुक्स हैविंग डिज़ाइन एंड पेंटिंग. जो भी कैसे प्रिंटेड बुक्स पे डिज़ाइन और पेंटिंग्स आई. आंसर है इन द बुक बॉर्डर्स वेयर इलिमिनेटेड बाय हैंड विथ फॉलेस एंड अदर पैटर्न्स एंड इलस्ट्रेशंस वेयर पेंटेड. In these books, printed for the rich space for decoration was kept blank on the printed page. Each purchaser could choose the design and decide on the painting school that would do the illustration. मतलब कि जो भी बुक्स और बॉर्डर्स जो थे बुक्स पे उनको हाथों के द्वारा बनाए जाते थे और उस पर जो भी अन्य पैटर्न्स जो थे और इलस्ट्रेशंस जो थे पेंट किए जाते थे. और जो भी बुक्स जो थे अगर कोई जो भी रिच धनी आदमी या जो भी कोई आदमी जो थे स्पेस पे जो डेकोरेशंस जो थे उनको ब्लैंक ही रख दिया जाता था ताकि जो भी लोग जो अपने अनुसार जो डिज़ाइन वो लोग तय करते थे डिसाइड करते थे वो उस पर वो छाप दिए जाते थे और बना दिए जाते थे. नेक्स्ट नंबर है 18 नंबर में क्वेश्चंस. What did change occurs in the favor of printed in between 1450 to 1550? And the answer is between 1450 and 1550, printing presses were set up in the most countries of Europe. Printers were set up in other countries from Germany. As the number of printing press grew, book production boomed or spread. यानी कि 1450 और 1550 में प्रिंटिंग प्रेस जो थे बहुत सारे कंट्रीज़ में लगे गए और यूरोप्स में बहुत सारे कंट्रीज़ यूरोप्स के सारे कंट्रीज़ में लगाए गए. प्रिंटर्स जो थे जर्मनी में अदर कंट्रीज़ जर्मनी से दूसरे कंट्रीज़ में भी लगाए गए और जैसे कि जो प्रिंटिंग जो प्रेसेस जो थे वो बुक के प्रोडक्शंस को बहुत ही ज़्यादा फैला दिए. And the 19th number questions. What were the copies printed in 15th century? 15th century में कौन कौन सी कॉपियाँ किस प्रकार की कॉपीज प्रिंट हुई थी. आंसर है इसका in the second half of the 15th century saw 20 million copies of printed books flooding the markets in Europe. The number went up in 16th century to about 200 million copies. यानी कि सेकेंड हाल्फ जो था 15th सेंचुरी का उसमें 20 मिलियन कॉपीज़ जो थी प्रिंट हुई थी बुक की जो कि पूरे मार्केट में फैल गई थी.
यानी कि फ्लड की तरह पूरी तरह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आई। और यूरोप में उसके साथ साथ जो नंबर जो 16th सेंचुरी जो हुआ उसमें 200 मिलियंस कॉपी जो आ चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट वेयर द न्यू रीडिंग पब्लिक समरी। पब्लिक के लिए जो थी न्यू रीडिंग समरी क्या थी। इन द टाइमिंग बिटवीन द प्रिंट कन्वर्टेड ऑल people were not literate and can read book, so they enjoy by hearing the reading books. So the book began publishing popular ballads and folk tales, and such books would be profusely illustrated with pictures. Then the print materials was only transmitted in oral culture. The hearing and reading public began intermeaning. जिसका मतलब है जो टाइमिंग जो था प्रिंट कन्वर्टेड सारे प्रिंट जो थे वो बहुत सारे प्रिंट्स आए हुए थे, उसमें जो बहुत सारे लोग जो थे वो लिटरेट नहीं थे, यानी कि पढ़े लिखे हुए नहीं थे, ना ही कि बुक पढ़ सकते थे, इसलिए वो सारे बुकों को सुन करके ही एंजॉय करते थे, आनंद लेते थे। इस प्रकार से बुक्स जो क्या हुए पब्लिश होना शुरू हुए और बहुत ही पॉपुलर हुए। उसमें फोल्क टेल्स भी यानी कि परियोग कहानियाँ वगैरह वगैरह बहुत सारे आनंद वाले इंटरेस्टिंग बुक्स को छापा गया और उसको पिक्चर्स के साथ लगाया गया। और प्रिंट मटेरियल्स जो थे ओरली कल्चर में वो ट्रांसमिट हुए। और अंतिम में क्या हुआ कि जो भी हियरिंग वाले जो सुनकर आनंद लेने वाले थे और जो पढ़कर आनंद लेने वाले थे दोनों क्या हुए मिश्रित हो गए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फियर ऑफ प्रिंट। प्रिंट का क्या भय था, प्रिंट होने के वजह से किसको किसको भय था। इट वॉज फियर डैट इफ देयर वॉज नो कंट्रोल ओवर वाट वॉज प्रिंटेड एंड रेड देन रिवेलियस एंड इरिलीजियस थाट्स माइट स्प्रेड्स। यानी कि अगर इस प्रकार का डर लोगों के बीच आने लगा कि अगर जो भी प्रिंट हो रहा है वो क्या प्रिंट हो रहा है और क्या नहीं, अगर उस पर कंट्रोल नहीं लगाया जाए तो जो भी रिवेलियस और इरिलीजियस जो थॉट्स जो थे हमारे मनों में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, व्हाट डिड मार्टिन लूथर रोट इन 1517। मार्टिन लूथर ने क्या लिखा 1517 में। मार्टिन लूथर रोट एंड द आंसर इज मार्टिन लूथर रोट 95 theses criticizing many of practices and rituals of the Roman Catholic Church. Luther translations of the New Testament sold 500 copies with a few weeks. Deeply grateful to print, Luther said, printing is the ultimate gift of God and greatest one. यानी कि उन्होंने कहा कि मार्टिन लूथर ने जो थे और 95 थेसिस को लिखे थे और प्रैक्टिस उसमें से बहुत सारे प्रैक्टिसेस जो थे रिचुअल्स थे और रोमन कैथलिक्स के बारे में सारे वो 95 थेसिस थे। और उनकी जो न्यू टेस्टामेंट्स जो थी वो 5000 कॉपी से भी ज़्यादा एक सप्ते में ही कुछ ही सप्ते में बिक गई थी। और उन्होंने प्रिंट को बहुत ही धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा प्रिंट जो क्या है एक अल्टीमेट गिफ्ट है गॉड का और बहुत ही महान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 23 नंबर, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ 95 थेसिस ऑन द चर्च। यानी कि 95 जो थेसिस मार्टिन लूथर ने लिखा हुआ था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा चर्चों पे। व्हेन मार्टिन लूथर wrote 95 theses criticizing many of the practices and rituals of the Roman Catholic Church. This print of a copy was posted on church doors in Wittenberg. It challenged the church to debate this idea. This led to a division with the church and to the beginning of the Protestant Reformation. यानी कि मार्टिन लूथर का जो भी 95 थेसिस का जो बुक लिखा गया था और उसमें जो भी प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स जो थे रोमन चर्च के बारे में उसका एक कॉपी जो था डोर के चर्च पे विटेनबर्ग में भी लाया गया और इसके बारे में वह एक चर्चा का विषय बन गया और इसके बारे में चर्चा भी हुई और जिसके वजह से चर्च और उसके बिगिनिंग के जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स थे उनके बीच में क्या हो गया डिवीज़न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 24 नंबर, हु वाज मेनकोई, व्हाट डिड रोमन चर्च डू विथ हिम। यानी मेनकोई जो थे
Menkoi, a miller in Italy, he began to read books. They were available in his locality. Menosio reinterpreted make new mean wrong means the message of Bible and formulated a view of God and creation. Due to this, Roman Catholic Church were enraged angry when Roman Church began it in equations to repress heretical ideas. Menacoi was held or cast off twice and ultimately executed. यानी कि मेनकोई जो थे एक मिलर, इटली के एक मिलर थे और उन्होंने बुक्स पढ़ना शुरू किया और उनके लोकेलिटी में जो भी उपलब्ध थी उनके द्वारा उन्होंने पढ़ा और मेनकोई ने कुछ नए मीन्स वगैरह को बनाया और कुछ गलत मीन्स को भी बनाया। द मैसेज ऑफ बाइबल को उन्होंने फॉर्मुलेट किया और भी एक फ्यू कुछ जो व्यू ऑफ गॉड्स थे और क्रिएशन जो भी रोमानी कैथोलिक चर्च के द्वारा दिए गए थे, जो कि उन लोगों को क्या किया, एंग्री कर दिया। और इसके कारण रोमन चर्च जो थे वो उन लोगों को न्यायिक जांच के लिए उन लोगों ने भी उसको किया और इसको एक गलत आइडिया के रूप में भी दिया। और मेनकोई को उन्होंने 2 बार उनको पकड़ा और उसके बाद उन्होंने उनको मार डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर पे। वाई डिड रोमन चर्च इम्पोज कंट्रोल ऑन ओवर पब्लिशिंग, यानी कि रोमन चर्च वाले जो थे वो ओवर कंट्रोल जो थे, यानी कि वो पब्लिशिंग पे सिर्फ क्यों कंट्रोल कर रहे थे और क्यों करना चाहते थे। इसका आंसर है द रोमन चर्च ट्रबल्ड बाई the effects of popular reading and questioning of faith, and they imposed severe controls over publishers and booksellers and began to maintain an index of prohibited books from 1558। यानी कि रोमन चर्च जो थे वो बहुत ही परेशानी दुविधा में पड़ चुके थे। जो लोग का जो पढ़ने जा रहा था और जो भी उनके विश्वास के ऊपर जो क्वेश्चनिंग एराइज हो रहे थे उनकी वजह से वो उनके इफ़ेक्ट्स के कारण वो कर रहे थे और उन्होंने इम्पोज किया बहुत सारे कंट्रोल्स ओवर पब्लिशर्स के ऊपर और बुक सेलर्स के ऊपर और उनको मेंटेन करने लगे इंडेक्स प्रोहिबिटेड बुक्स, जो कि क्या करे 1558 से उन्होंने प्रोहिबिटेड करने लगे। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु एस्टैब्लिश और सेटअप ए स्कूल इन विलेज, किसने विलेज में स्कूल को एस्टैब्लिश किया और सेटअप किया। चर्च ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस सेटअप स्कूल्स इन विलेज, यानी कि चर्च का इसमें बहुत ही बड़ा योगदान था। चर्च वाले लोगों ने इनको मिलकर स्कूल्स को विलेज में सेटअप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27 नंबर। What was literacy rate in Europe in 18th century? 18th सेंचुरी में लिटरेसी का रेट कितना था, यानी कि जो भी पढ़े लिखे लोग थे उनका रेट क्या हुआ। 60 to 80% जो लोग थे 18th सेंचुरी में वो क्या हो गए, लिटरेट हो गए, यानी कि पढ़ने योग्य हो गए। वो जब से प्रिंट कल्चर यहाँ पर आया यूरोप में, उसके बाद से पढ़ने वालों की संख्या बढ़ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। व्हाट आर द न्यू फॉर्म ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड इन टारगेटिंग न्यू ऑडियंस, यानी कि जो न्यू फॉर्म जो था पॉपुलर जो लिटरेचर जो अपीयर हुए थे प्रिंटिंग में, वो किस प्रकार से न्यू ऑडियंस को टारगेट करके प्रिंट हो रहे थे। वो इस प्रकार से, फर्स्ट में बुक सेलर एम्प्लॉयड पेडलर्स, यानी कि बुक सेलर्स जो थे पेडलर्स को एम्प्लॉयड करते थे, यानी कि जो वैसे जो थे who roamed around village carrying little books for sale, यानी कि वैसे जो लोग थे जो कि गाँवों में कुछ बुक्स को लेकर के घुमा करते थे और उसको बेचा करते थे। सेकंड नंबर में द बुक्स वेयर ऑफ एलिमेंट्स और रिचुअल्स कैलेंडर्स along एड वैलेट्स एंड फोल्क टेल्स, यानी कि जो बुक्स जो थे एलिमेंट्स थे और या रिचुअल्स थे, उसमें कैलेंडर्स थे और 8 वैलेट्स भी थे उसमें।
और फोल्क टेल्स जो भी परियों की कहानियाँ जो थी उसमें पाई जाती थी। थर्ड नंबर में इन इंग्लैंड चाप बुक वेयर कैरिड बाई पेटी पेडलर्स नोन एज चापमैन इन स्मॉल प्राइस बुक्स। यानी कि इंग्लैंड में जो थे चाप बुक्स भी क्या किए जाते थे, कैरिड किए जाते थे पेडलर्स के द्वारा, जिसको हम लोग चैपमैन के द्वारा भी जानते हैं, और उनको स्मॉल प्राइस में बुक्स को दिए जाते थे। 4 नंबर में इन फ्रांस ब्रेतेक्यू ब्लू स्मॉल प्राइस बुक्स प्रिंटेड ऑन पुअर क्वालिटी पेपर बाउंडिंग चाप ब्लू कॉर्नर्स। यानी कि फ्रांस में मिली थी जो ब्लू स्मॉल प्राइस में जो बुक्स जो थे प्रिंट हुए थे, और उनके ऊपर जो थे पुअर क्वालिटी का पेपर बाउंडिंग चिप ब्लू कॉर्नर्स में पाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, व्हेन डिड पीरियोडिक प्रेस डेवलप्स, व्हाट वाज अबाउट दैट पीरियोडिक प्रेस टेबल्स प्रेस ओनली। पीरियोडिक प्रेस डेवलप्स इन 18th सेंचुरी। पीरियोडिक टेबल्स जो था 18th सेंचुरी में डेवलप हुआ। दिस वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट करंट अफेयर्स विथ एंटरटेनमेंट्स, that was the news about wars and trade as well as news of development in other places। और यह एक इंफॉर्मेशंस का रूप था जिसमें अब एंटरटेनमेंट्स जो थे, करंट अफेयर्स जुड़े हुए थे, और जो भी वार के न्यूज़ जो थे और ट्रेड्स के उसमें दिखाए जाते थे, और उसके साथ साथ जो भी दूसरे जगह पे का जो भी न्यूज़ है, समाचार, उसको उसमें दिखलाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, विच साइंटिस्ट बिगैन टू पब्लिश हिज आइडियाज़ इन द प्रेस। यानी कि कौन से साइंटिस्ट जो थे अपने आइडियाज़ को प्रेस में उन लोगों ने पब्लिश करना शुरू किया। उन दिनों में इसाक न्यूटन जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही स्टार्ट किया पब्लिश करना अपने न्यूली आइडियाज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, हु वेयर द राइटर्स इन द बुक्स वेयर पब्लिश्ड। उस समय के जो राइटर्स जो थे उनके क्या क्या नाम थे और वे कौन कौन थे। थॉमस पेन, वोल्टेयर एंड जीन जैक्वेस रोसियो एंड दे वेयर द राइटर्स। यानी कि यही जो थे उस समय के राइटर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32 नंबर, व्हाट वेयर द पीपुल थिंक अबाउट द बुक्स इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में लोग जो थे किताबों के बारे में क्या सोचते थे। इसका आंसर है मैनी बिलीव दैट बुक्स वुड चेंज द वर्ल्ड। कुछ लोग सोचते थे कि ये बुक्स जो है वो दुनिया को बदल सकती है। लिबरेट सोसाइटी फ्रॉम डिस्पोटिज्म, और डिस्पोटिज्म से सोसाइटी को लिबरेट कर सकती है। एंड टायरनी एंड हेराल्ड ए टाइम व्हेन सीजन्स एंड इंटेलेक्ट वुड रूल, और उसके साथ साथ टायरनी और हेराल्ड को इंटेलेक्ट भी कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड लॉसी सेबेस्टियन मैर्सियर डिक्लेयर्ड ए नोवेलिस्ट इन 18th सेंचुरी फ्रांस। यानी कि जो लॉसी सेबेस्टियन जो थे मैर्सियर, उन्होंने जो नोवेलिस्ट थे और उन्होंने क्या डिक्लेयर किया 18th सेंचुरी के फ्रांस में। He declared that printing press is the most powerful engine of progress and public opinion is the force that will shift despotism away। यानी कि उन्होंने ऐसा डिक्लेयर किया कि प्रेस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली इंजन है प्रोग्रेस करने का। पब्लिक ओपिनियन का यह फोर्स था, विल्स ये डिस्पोटिज्म को दूर भगा देगा। 33 नंबर क्वेश्चन के साथ आते हैं, What did Mercier proclaimed in convinced of the power of print bringing enlightenment and destroying basis of despotism? Mercier, इसका आंसर है Mercier proclaimed tremble therefore tyrants of the world tremble before the virtual। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35 नंबर, How did print open up the possibility of thinking differently। यानी कि जो प्रिंट जो है कैसे डिफरेंटली जो पॉसिबिलिटीज़ जो थे ओपन हुआ, कैसे थिंकिंग्स का जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ जो थी थिंकिंग के वो कैसे खुली। बाय रीडिंग एंड सर्विंग द लिटरेचर इन द प्रिंट्स। यानी कि जो भी प्रिंट्स जो थे
और पढ़ने और उनको लिटरेचर्स को देखने के द्वारा ये सारे क्या है पॉसिबिलिटीज उनमें देखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ लिटरेचर्स रीड बाय द पीपुल। यानी दो प्रकार के उस समय लिटरेचर्स पढ़े जाते थे, वो कौन कौन से लिटरेचर हैं। फर्स्ट नंबर है वोल्टेयर एंड रोस्यू, एंड सेकंड है मोनार्चिकल एंड चर्च प्रोपोगेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन विद इन विच फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑक्योर्ड। इसके आंसर है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स हैव यूजुअली पुट फॉरवर्ड्स। यानी कि जो आर्गुमेंट्स जो थे कौन कौन से 3 आर्गुमेंट्स थे। फर्स्ट है प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ इनलाइटमेंट थिंकर्स। यानी प्रिंट जो था थिंकर्स के बीच में जो भी आइडियाज जो थे उसको पॉपुलराइज कर रहा था। सेकेंड है प्रिंट क्रिएटेड ए न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। और कल्चर प्रिंट्स जो था और कल्चर और डायलॉग में क्या हुआ कि डायलॉग का न्यू कल्चर और डिबेट उसमें शुरू हुआ। एंड उसका साथ थर्ड नंबर बताता है बाय द 70-80 सेंचुरी देयर वाज एन आउटपouring of literatures that mocked the royalty and criticized their morality. Now 38 number question, which children became an important category of readers। यानी कौन से बच्चे जो थे इम्पोर्टेंट कैटेगरीज रीडर्स के इम्पोर्टेंट कैटेगरीज में आते थे। आंसर है एज प्राइमरी एजुकेशन बिकेम कंपल्सरी फ्रॉम द लेट 19th century चिल्ड्रन बिकेम एन इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर। यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन जो बहुत ही कंपल्सरी होने लगा 19th century में, और उसी समय चिल्ड्रंस जो थे बहुत ही पढ़ने वाले कैटेगरी में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज चिल्ड्रन प्रेस सेटअप। चिल्ड्रन प्रेस सेटअप कब हुआ और कहाँ। इन फ्रांस में 1857 में चिल्ड्रन प्रेस जो था सेटअप हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, व्हाई डिड ग्रूम ब्रदर गैदर फ्रॉम पेजेंट्स एंड व्हेन डिड इट पब्लिश्ड। तो ग्रूम ब्रदर्स कब एक साथ गैदर्ड हुए जमा हुए थे पेजेंट्स के साथ और कब उन्होंने पब्लिश किया। द ग्रीम ब्रदर्स इन जर्मनी स्पेंट ईयर्स कंपायरिंग ट्रेडिशनल फोक टेल्स गैदर्ड फ्रॉम पेजेंट्स, दिस वाज पब्लिश इन 1812। जो ग्रीम ब्रदर्स जो थे जर्मन्स में उन्होंने बहुत साल उन्होंने स्पेंड्स किया। उन्होंने ट्रेडिशनल फोक टेल्स को भी जमा किया पेजेंट्स के द्वारा और उन्होंने उसको 1812 सदी में उसको पब्लिश कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 41 नंबर, हाउ डिड वुमेन बिकम इम्पोर्टेंट एज लीडर। जो भी महिलाएं जो थी नेताओं के जितना महत्वपूर्ण कैसे बन गई। वुमेन बिकम इम्पोर्टेंट, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है एज लीडर्स एज वेल एज राइटर्स। पेनी मैगजीन वेयर स्पेशली मीन्ड फॉर वुमेन एज वेयर मैनुअल टीचर प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउस कीपिंग। यानी कि जो वुमेन्स जो थी वो रीडर्स के लिए और रीडर्स के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण थी। जैसा कि लिखने के जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही पढ़ने की तरह वो भी महत्वपूर्ण थी। और पेनी मैगजीन्स ने स्पेशली वुमेन्स के लिए लिखा है कि वो एक मैनुअल टीचर्स हैं और प्रॉपर बिहेवियर के साथ साथ हाउस कीपिंग्स भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 42 नंबर, व्हाट आर द बेस्ट नोन नॉवेलिस्ट वुमेन। कौन सी एक बेस्ट नॉवेलिस्ट वुमेन थी उनका नाम बताना है। जेन ऑस्टेन, द ब्रोंट सिस्टर्स, जॉर्ज लियोट जो थे वो बेस्ट नॉवेलिस्ट वुमेन्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड द राइटिंग ऑफ वुमेन नॉवेलिस्ट बिकम इम्पोर्टेंट। कैसे जो महिलाओं का नॉवेलिस्ट जो लिखना जाने वाला था वो कैसे महत्वपूर्ण हो गया।
आंसर है इसका द राइटिंग बिकम इम्पॉर्टेंट इन डिफाइनिंग ए न्यू टाइप ऑफ वुमेन, ए पर्सन विथ विल, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी, डिटर्मिनेशन एंड पावर ऑफ थिंक। यानी कि जो भी औरतें जो लिख देती थी, जो लिखना चाहती थी या लिखती थी, तब जाके महत्वपूर्ण बनी जब उन्होंने अलग अलग प्रकार के औरतों के बारे में और डिफिनीशंस जो भी थे उनको लिखना शुरू किया, वो भी अपने विल के साथ, अपने इच्छा के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, पर्सनालिटी, डिटर्मिनेशन और जो भी उनके थिंकिंग पावर थी उनके साथ साथ जब उन्होंने उसका प्रयोग किया। 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज द लैंडिंग लाइब्रेरी यूज्ड इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में कौन सा लैंडिंग लाइब्रेरी वहाँ पे प्रयोग किया जाता है? इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी, इन द 19th सेंचुरी में जो लैंडिंग लाइब्रेरीज जो थी इंग्लैंड में इंस्ट्रूमेंट्स बन गई और फॉर इंजीनियरिंग वाइट कॉलर वर्कर ही बन गई। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ डिड, क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डिड द वर्कर्स रोट पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स एंड ऑटोबायोग्राफिक इन लार्ज नंबर? यानी कि जो भी वर्कर्स जो पॉलिटिकल जो ट्रैक्ट्स वाले थे उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी क्यों लिखी? आफ्टर द वर्किंग डे वाज ग्रेजुअली शॉर्टनेड फ्रॉम द मिड 19th century, workers had some for self-improvement and self-expression. They wrote political tracts and autobiographies in large number. यानी कुछ जो वर्कर्स जो थे वो थोड़े थोड़े पढ़ने लगे थे, समझदार हो गए थे और उन्होंने 19वीं सेंचुरी में क्या किया? क्योंकि वर्किंग डेज जो थे क्या थे? छोटे पड़ रहे थे, छोटे दिनों का था और उसमें मिड 19th सेंचुरी में वर्कर्स जो थे कुछ काम करते थे, उसकी वजह से सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स भी करते थे, सेल्फ एक्सप्रेशन करते थे और पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स और ऑटोबायोग्राफीज जो थे भारी मात्रा में लिखते जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड प्रेस कम आउट ऑफ मेंटल? मेंटल से बाहर कब आया था प्रेस? हु वाज रिचर्ड एम होए? रिचर्ड एम होए कौन है भाई? और उसके बाद से आता है हु वाज रिचर्ड एम होए? रिचर्ड एम होई कौन है? He belongs to New York, had preferred the power driver cylinder press. This press was capable of printing 8,000 sheets per hour and usually used for printing papers. और न्यूयॉर्क में जो थे वो बिलोंग्स करते थे पावर ड्राइवर सिलेंडर प्रेस में, और यही जो प्रेस जो था कैपेबल जो था प्रिंटिंग, या ये 8,000 लगभग शीट्स जो थे पर हावर वो क्या करता था? छाप देता था। एंड यूजुअली यूज्ड फॉर प्रिंटिंग पेपर्स, और वह प्रिंटिंग पेपर्स के लिए ही ज़्यादा करके प्रयोग किया जाता था। 48 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन डिड ऑफसेट प्रेस डेवलप? व्हाट वाज इट्स क्वालिटी? ऑफसेट प्रेस जो थे कब डेवलप हुए और इसका क्वालिटी क्या था? एंड इन 19th सेंचुरी द ऑफ प्रेस वाज डेवलप्ड विच कुड प्रिंट 6 कलर एट ए टाइम। यानी ऑफसेट जो प्रेस जो था वो 6 कलर्स को एक साथ में छाप दिया जाता था, जो कि 19th सेंचुरी में वह डेवलप्ड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हेन डिड इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस एक्सेलरेटेड? इलेक्ट्रिकली जो ऑपरेटेड प्रेसेस जो थे कैसे एक्सेलरेट होते थे? फ्रॉम द टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस एक्सेलरेटेड प्रिंटिंग ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 50 नंबर, व्हाट वेयर इम्प्रूव्ड इन 20th सेंचुरी अबाउट पेपर? जो पेपर्स के जो बारे में था वो 20th सेंचुरी में क्या उसमें बदलाव है? मेथड फीडिंग पेपर इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्लेट्स बिकम बेटर, ऑटोमेटिक पेपर रील्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स ऑफ द कलर्स रजिस्टर वेयर इंट्रोड्यूस। यानी कि बहुत सारे फीडिंग पेपर्स जो थे इम्प्रूव है, जिसमें कि जो प्लेट्स के जो क्वालिटी थे वो भी अच्छे हुए और ऑटोमेटिक जो पेपर रील्स जो थे और फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स जो थे कलर पे रजिस्टर्स पे क्या हुए थे? इंट्रोड्यूस्ड हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, व्हाट इज सीलिंग सीरीज? सीलिंग सीरीज है क्या? इन 1920th सेंचुरी इन इंग्लैंड पॉपुलर वर्क्स वेयर सोल्ड इन चीप सीरीज कॉल्ड द शाइनिंग सीरीज। इसी को हम लोग शाइनिंग सीरीज कहते हैं। व्हाई डिड पब्लिशर ब्रॉट चीप पेपर बैक एडिशन? पब्लिशर्स क्यों
चीप पेपरबैक एडिशंस को छापते थे या लाते थे। इन द ग्रुप डिप्रेशन इन 1930 सेंचुरी पब्लिशर्स फियर्ड ए डिक्लाइन इन बुक परचेज्ड। यानी 1930 सेंचुरी में जो भी पब्लिशर्स जो थे इससे डरते थे कि जो बुक जो है वो नहीं बेचा जा पाएगा। टू सस्टेन गोइंग दे ब्रॉट आउट चीप पेपरबैक एडिशन ऑल विदाउट जिल्द। और इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो चीप पेपरबैक जो थे एडिशंस और बिना जिल्द वाले किताबों को उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, व्हाट वेयर द मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर कॉपीज। मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर कॉपीड ऑन पाम। वेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर कॉपीड। मैन्युस्क्रिप्ट्स कहाँ पे कॉपी हुए थे? मैन्युस्क्रिप्ट्स हाथों पे, हथेली पर, लिप्स और ऑन हैंडमेड पेपर्स पे एंड पेज और समटाइम्स ब्यूटीफुल इलस्ट्रेटेड। और कभी कभी क्या था? अच्छे से सजाया हुआ दिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड बी डन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स के प्रिजर्वेशन के लिए क्या क्या हुआ? दे वुड बी आइदर प्लेस्ड विद इन वुडन कवर्स और टुगेदर टू इंश्योर प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन के लिए उनको क्या था? ये जरूरी था। वाई वेयर द मैन्युस्क्रिप्ट्स नॉट ईजी टू। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे पढ़ने में क्यों आसान नहीं थे? इट इज ड्यू टू दे हैड रिटन एज अ स्क्रिप्ट ऑफ डिजाइन style and that's why it is not easy to use in every day। यह किसी भी चीज़ के लिए क्या था? आसान नहीं था क्योंकि वो क्या था? दूसरे डिजरेंट और स्टाइल में लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। 56 नंबर, व्हाट वेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? दे आर सॉफ्ट एंड प्रीशियस, इट्स दैट इज कॉस्टली। यानी कि वो क्या थे? मुलायम और बहुत ही महंगे थे। वाट हैड द प्री कॉलोनियल बंगाल हैड डन फॉर एजुकेशन। प्री कॉलोनियल बंगाल जो था एजुकेशन के लिए क्या किया? प्री कॉलोनियल बांग्ला हैज डेवलप्ड एन एक्सटेंसिव नेचर फॉर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ विलेज प्राइमरी स्कूल। The teachers dedicated portion of text from memory and students wrote them down, thus they became literate without ever actually reading any kinds of textbook। Now 58 number, what did Ram Mohan Roy published and when। राम मोहन राय ने क्या पब्लिश किया और कब? राम मोहन राय published the Sambad Kaumudi from 1821। And next question is, who opposed against राम मोहन and how। राम मोहन के अगेंस्ट किसने अपोज किया और कैसे? हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कमीशन द रामाचार चंद्रिका टू अपोज दियर ओपिनियंस। हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कमीशन जो थे रामाचार वाले, उनके अपने ओपिनियंस को क्या किए थे? अपोज किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, विच टू पर्शियन न्यूज़ पेपर वर पब्लिश्ड एंड अदर न्यूज़ पेपर एंड व्हेन। जो भी पर्शियन न्यूज़ पेपर से थे कब पब्लिश्ड हुए थे और अदर न्यूज़ पेपर्स और कब? 1982 जबकि 2 पर्शियन न्यूज़ पेपर पब्लिश्ड, जमी जहान नामा एंड शमसुल अख्तर। इन द सेम ईयर गुजराती न्यूज़ पेपर द बॉम्बे समाचार मेड इट्स अपीयरेंस। और अगले ही वक्त में क्या हुआ? फिर से उसी साल में जहान नामा, शमूल अख्तर और गुजराती न्यूज़ पेपर्स जो थे बॉम्बे समाचार मेड में क्या हुए? अपीयर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वेयर आलमा डीपली एनेक्शियस अबाउट द कोलैप्स ऑफ मुस्लिम डायनेस्टीज। वाई वेयर ही फियर? दे फियर दैट colonial rulers would encourage conversation change the Muslim personal law। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका कुछ जो पर्सनल लॉस थे। Published version and early translations of holy subscription as printed religious newspaper and tracts। Use cheap lithographic। Why did Deoband Seminary published? Deoband Seminary, founded in 1867, published thousands upon thousands of fatwas telling Muslim lives and explaining the meaning of Islamic doctrines। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
What did Diob and Seminary publish? Diob and Seminary ने क्या publish किया? Diob and Seminary founded in 1867 published thousands upon thousands of fatwas telling Muslim reader how to conduct themselves in their everyday lives and explaining the meaning of Islamic doctrines. यानी कुछ लोग जो थे डियोबेंड से थे उन्होंने 1867 में उसको फाउंड किया और थाउजेंड से थाउजेंड फतवास मुस्लिम्स को रीडर्स को इससे उनको अपनी तरफ खींच रहे थे. कंडक्ट देमसेल्व्स इन देयर एवरीडे लाइव्स एंड एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स. इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स के बारे में वो लोग ज़्यादातर बता रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है 63. व्हेन वाज द रामचरित्र पब्लिश्ड? हुज वाज दिस बुक? किसने रखा था और किनका बुक था? रामचरित्र जो था फ्रॉम कलकत्ता 1810 में रामचरित्र मानस तो तुलसीदास ने उनको पब्लिश लेखक थे इसके. वेयर वाज द नावल किशोर प्रेस एंड श्री वेंकटेश्वर प्रेस? नावल किशोर जो थे कब श्री वेंकटेश्वर प्रेस को नावल किए? नावल किशोर प्रेस इन लखनऊ. वेयर वाज? कहाँ पर था नावल किशोर प्रेस एंड श्री वेंकटेश्वर प्रेस जो था वो कि लखनऊ में था. वेंकटेश्वर प्रेस जो था वो बम्बई में था. हाउ डिड रिलीजियस टेक्स्ट इनकरेजिंग? कैसे रिलीजियस टेक्स्ट जो थे इनकरेज करते थे? रिलीजियस टेक्स्ट रीच ए वेरी वाइड सर्कल ऑफ पीपल encouraging discussion, debates and over controversies with and among with and among यहाँ पर एंड है among different religions. 66 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. वेयर डिड द नोबेल लिटरेसी डेवलप्ड? नोबेल लिटरेसी जो कहाँ पर डेवलप्ड हुआ? वो था इन यूरोप फर्स्ट. इसका आंसर है 67 नंबर. देखते हैं व्हाट वाज द अदर न्यू लिटरेसी फॉर्म इंटर्ड? जो भी अदर नए लिटरेसी फॉर्म जो थे इंटर्ड हुए थे वो क्या थे? अदर लिटरेसी फॉर्म्स ऑल्सो एंटर द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग लिरिक्स शॉर्ट स्टोरी ऐसे अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स. और जो भी नए फॉर्म्स जो थे लिटरेसी के वो थे लिरिक्स जो थे, शॉर्ट स्टोरीज थे, ऐसे थे और कुछ सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स के बारे में थे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 68 नंबर. व्हेन डिड न्यू विजुअल कल्चर टेक्स प्लेस? हाउ डिड इट सेट अप? तो इसका आंसर है बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी ए न्यू विजुअल कल्चर वाज टेकिंग प्लेस द इंक्रीजिंग. एक बार फिर से व्हेन डिड न्यू विजुअल कल्चर टेक्स प्लेस? हाउ डिड इट सेट अप? यानी कि जो न्यू विजुअल कल्चर्स जो थे कैसे हुए थे? बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी न्यू विजुअल कल्चर्स वाज टेक्स प्लेस इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रोसेस विजुअल इमेज कुड बी इजीली रिप्रोड्यूस्ड इन मल्टीपल कॉपीज. और जो फर्स्ट नंबर में है प्रिंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा प्रोड्यूसर्स इमेज ऑफ मास सर्कुलेशन. सेकंड नंबर है पुअर वुड engravers who had wood blocks set up shop near litter presses and employed by print shop. थर्ड नंबर में cheap prints and calendars easily available in the bazaar. फोर्थ नंबर में poor could be brought the decorating print or decorate their homes or places of work. 69 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं. What were being published in journals and newspaper and when? जो journals और newspapers में जो थे क्या published हो रहे थे और कब published हो रहे थे? By the 18th and 17th century, caricatures and cartoons were being published in journals and newspapers, commenting on social and political issues. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. हाउ डिड स्कूल वेयर सेट इन सिटीज? स्कूल जो थे सिटीज़ में कैसे सेटअप हुए थे? वुमेन रीडिंग इंक्रीज इन मिडिल क्लास होम्स लिबरल हाउसहोल्ड हाउसमेट्स एंड फादर बिगेन एजुकेटिंग वुमेन फोल्क. स्कूल वेयर सेटअप एंड वुमेन वेयर सेंट टू स्कूल. यानी कि क्या हुआ कि वुमेन्स जो थे वुमेन्स को लगातार पढ़ने के लिए उनको दबाव डाला गया, उनको विकसित किया गया. क्लास होम्स भी सेट्स किए गए थे. लिबरल हाउस होल्ड्स और हाउसमेट्स जो थे फादर्स जो थे वो क्या किए वुमेन फॉल्स और जो भी थे स्कूल्स जो थे वुमेन्स के लिए वुमेन्स के लिए बनाए गए और वुमेन्स जो थे स्कूल को भेजी गई. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर. व्हाट वेयर द
जर्नल बिगेन राइटिंग अबाउट वुमेन इन द कंसर्न ऑफ एजुकेशन। जो भी जर्नल्स जो थे वो महिलाओं के बारे में क्या क्या कंसर्न लिखते थे एजुकेशन के बारे में। मैनी जर्नल्स, बहुत सारे जो जर्नल्स जो थे उन्होंने बिगेन कर दिया, शुरू कर दिया कैरिंग राइटिंग बाई वुमेन, वुमेन के बारे में लिखना शुरू कर दिया। एंड एक्सप्लेन वाई वुमेन शुड बी एजुकेटेड, और उन्होंने ये भी लिखा कि वुमेन्स जो हैं उनको क्यों एजुकेट किया जाना चाहिए। दे ऑल्सो कैरिड सिलेबस एंड अटैच सुटेबल रीडिंग मैटर, और उन्होंने कुछ सिलेबस बनाया और उनको रीडिंग मैटर्स के साथ उन्होंने इसको अटैच कर दिया। विच कुड बी यूज फॉर होम बेस्ड स्कूलिंग, जो कि स्कूलिंग के जो भी होम घर बैठे जो भी स्कूलिंग का एक अच्छा अनुभव और एक अच्छा प्रकार का उनसे प्रयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। व्हाट वेयर द हिंदू बिलीव अबाउट लिटरेट गर्ल्स, हिंदू जो थे लिटरेट गर्ल्स के बारे में क्या विश्वास रखते थे। कंजर्वेटिव हिंदी बिलीव डैट ए लिटरेट गर्ल वुड बी विडोड या विधवा, यानी कि कोई भी कंजर्वेटिव जो थे वो समझते थे कि जो लिटरेट गर्ल जो है पढ़ी लिखी है वो क्या है, विधवा है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड मुस्लिम फियर्ड अबाउट एजुकेटिंग वुमेन, मुस्लिम्स जो थे वो क्यों डरते थे कि वुमेन्स को एजुकेशन देने से वो क्यों डरते थे। तो इसका आंसर है मुस्लिम फियर्ड एजुकेटेड वुमेन्स कुड बी करप्टेड बाय रीडिंग उर्दू रोमांसेस, यानी उन लोग इसलिए डरते थे कि अगर मुस्लिम औरतें जो थे उर्दू रोमांसेस को पढ़ेंगी तो वो क्या हो जाएंगी, करप्ट हो जाएंगी। 74 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। हु वाज रस सुंदरी देवी, रस सुंदरी देवी कौन थी। व्हाट डज शी रोट, उन्होंने क्या लिखा। रस सुंदरी देवी, ए यंग मैरिड गर्ल इज अ वेरी ऑर्थोडॉक्स household. She learned to read in the secrecy of her kitchen. Later, she wrote her autobiography, Amar Hewan, which was published in 1876. It was first full-length autobiography published in the Bengali language. सबसे पहले जो राजसुंदरी देवी थी एक जवान औरत थी, एक लड़की जो थी वो शादी कर दी गई और उन्होंने सीक्रेट तरीके से किचन में ही रह करके उन्होंने पढ़ाई लिखाई सीखी और उन्होंने अपना पहला ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखा अमर इवन, जो कि पब्लिश हुआ 1876 में, जो कि एक पहला बंगाली लैंग्वेज में फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी था जो कि पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट डिड कैलाश वासनी रोट, कैलाश वासनी ने क्या लिखा। कैलाश वासनी देवी wrote books highlighting the experience of women, about how women were imprisoned at home, kept in ignorance, forced to do hard domestic labor, treated unjustly by the very people they served. जो कैलाश वासनी जो थी उन्होंने लिखा कि और हाईलाइट किया कि वुमेन्स को कैसे रहना चाहिए, उनको कैसे इम्प्रिजन किया गया है और उनको कैसे इग्नोरेंस किया जाता है और कैसे उनको बहुत सारे हार्ड वर्क्स को करने के लिए मजबूर किया जाता है। उनको एक सर्फ मतलब कि एक नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 76 नंबर। हु रोट मेजरेबल लाइव्स, मेजरेबल लाइव्स किसने लिखा। इन द 1883 in present day Maharashtra, Tarabai Shinde and Pandit Ramabai wrote with passionate anger about the measurable lives, यानी कि जो 1880 सेंचुरी में जो थे महाराष्ट्र के ताराबाई शिंदे और पंडित रामाबाई, उन्होंने गुस्से में और उसके बारे में मेजरेबल लाइव्स के बारे में उन्होंने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर है। व्हेन डिड हिंदी प्रिंटिंग बिगेन, हिंदी प्रिंटिंग कब शुरू हुआ। हिंदी प्रिंटिंग जो था 1870 सेंचुरी से उसको शुरू हो गया प्रिंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर। व्हाट वेयर जर्नल्स रिटन फॉर एंड समटाइम्स एडिटेड बाय वुमेन एंड द इशू डिस्कस्ड बाय देम। दे डिस्कस्ड अबाउट वुमेन्स एजुकेशन, widowhood, widow marriage and the national movement. Some of them offered household and fashion lessons to women and brought entertainment throughout short stories and serialized novels.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 79 व्हाट डिड रामचड्ढा पब्लिश, रामचड्ढा ने क्या पब्लिश, रामचड्ढा पब्लिश द फास्ट सेलिंग स्त्री धर्म विसार टूरी चौमिन हाउ ओबेडियंट वाइफ्स एंड खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी पब्लिश चैप बुकलेट्स विथ ए सिमिलर मैसेज। बहुत सारे उन्होंने फास्ट सेलिंग बुक्स को भी उन्होंने पब्लिश किए, जैसे कि स्त्री धर्म विसार और इसमें जिसमें वोमेंस को कैसे ओबेडियंट वाइफ्स के रूप में होना चाहिए, और खालसा ट्रैक सोसाइटी पब्लिश किया जिसमें चाप बुकलेट्स था, जो कि उन्होंने उसमें भी एक उसी प्रकार का सिमिलर मैसेज उसमें दिया हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन है विच वाज डिवोटेड टू द प्रिंटिंग ऑफ पॉपुलर बुक्स, व्हाट कैन ही ब्रॉट देयर। इसका आंसर है द बैटल वाज डिवोटेड टू द प्रिंटिंग ऑफ पॉपुलर बुक्स, हियर यू कुड buy cheap editions of religious tracts and scriptures as well as literatures that was considered options and scriptures as well as literature that was considered options and scandalous. It was in Bengal and area in central Calcutta. Next question है when did public libraries were set up and where were it located। सबसे पहले जो था पब्लिक लाइब्रेरी कब सेट हुआ और कहाँ सेट हुआ। पब्लिक लाइब्रेरी सेटअप फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी, लोकेटेड मोस्टली इन सिटीज़ और टाउन, यानी कि ज़्यादा करके सबसे पहले ये 20th सेंचुरी में लोकेट हुआ और इसको ज़्यादा करके सिटीज़ और टाउन में इसको लोकेट किया जाता था और ये 20th सेंचुरी में इसको सेटअप किया गया। 82 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड ज्योतिबा फूले रोट अबाउट डिस्क्रिमिनेशन। ज्योतिबा फूले ने क्या डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव के बारे में क्या लिखा। ज्योतिबा फूले द महाराष्ट्र प्रिजन ऑफ लो कास्ट आउट पुस्ट मूवमेंट रोड अबाउट द इनजस्टिसेस ऑफ हिट कास्ट सिस्टम इन हिज गुलामगिरी, यानी कि वो जो थे उन्होंने ऐसा लिखा कि वो कि स्मॉल कास्ट से आती थी और उनके साथ बहुत ही इनजस्टिस होता था, उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर व्हाट डिड मिस्टर भीमराव अंबेडकर एंड यू रामास्वामी नायकर नोन एंड व्हाट डिड दे रोट, यानी कि जो भीमराव अंबेडकर थे और रामास्वामी नायकर जो थे किस प्रकार से क्या जाने जाते थे और उन्होंने क्या लिखा। दे रोट पेरियार wrote powerfully on caste and their writing were read by people all over the world। उन्होंने पेरियार को लिखा है और जो कि पूरे इंडिया ने उसको पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर व्हाट डिड काशी बाबा रोट एंड पब्लिश्ड, हु वाज ही। काशी बाबा ने क्या पब्लिश किया और वो क्या थे। इसका आंसर है काशी बाबा एक कानपुर मिली वर्कर्स wrote and published छोटे और बड़े का सवाल in 1938 to solve the links between caste and class exploitation। काशी बाबा और थे एक मिली वर्कर्स थे, उन्होंने लिखा छोटे और बड़े का सवाल जो कि 1938 में उन्होंने उसको पब्लिश किया और उन्होंने उसको कास्ट और क्लास इक्वेशंस के लिंक्स को दिखाने के लिए इसको पब्लिश किया हुआ था। 84 नंबर क्वेश्चन है व्हेन वाज सच्ची कविता पब्लिश, सच्ची कविता कब पब्लिश हुई थी। सच्ची कविता जो थी एक कांपी मिली वर्कर्स हु रोट अंडर द नेम ऑफ सुदर्शन, जो कि सुदर्शन के नाम से जाते थे। चक्रा बिटवीन 1935 से और 1955 में उन्होंने इन सारे कविताओं को सच्ची कविताओं को उन्होंने 1935 से 1955 में सारे कलेक्शंस को किया था कि सच्ची कविताएं एक बुक में उसको कलेक्ट करके पब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 में वाई वेयर द कॉटन मिली वर्कर्स सेटअप लाइब्रेरीज। कॉटन मिली वर्कर्स जो थे क्यों लाइब्रेरीज सेटअप किए। इसका आंसर है to educate themselves they were sponsored by social reformers who tried to restrict excessive drinking among them to bring literacy and sometimes to propagate the message of nationalism। यानी कि वो खुद को ही एजुकेट करने के लिए उन्होंने लाइब्रेरीज खोला हुआ था और स्पॉन्सर जो कि सोशल रिफॉर्मर्स जो थे उनको स्पॉन्सर कर रहे थे, जो कि उनके ओवर ड्रिंकिंग एक्सेसिव ड्रिंकिंग्स को भी लिटरेसी के द्वारा उनको हटा रहे थे और समटाइम्स वो अपने आप को प्रोपोगेट कर रहे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वेयर द कंपनी वरीड, कंपनी क्यों वरीड थी, क्यों चिंतित थी। द कंपनी वाज वरीड दैट कंट्रोल प्रिंटेड मैटर वेयर डायरेक्टेड अगेंस्ट एनलाइटमेंट इन इंडिया हु वेयर क्रिटिकल ऑफ कंपनी एंड एक सेकेंड कंपनी misrule and hinted the action of particular company officer, and such criticism might be used by its critic in England to attack its monopoly in India। कंपनी इसलिए बहुत ही चिंतित थे क्योंकि जो प्रिंटेड्स जो कंट्रोल्स जो थे, प्रिंटिंग पे जो कंट्रोल्स जो थे बहुत ही इंडिया के इनलाइटमेंट के विरुद्ध थी, जो कि क्रिटिकल कंपनी में मिसरूल कर रही थी। और एविएशन पर्टिकुलर ऑफिसर्स जो थे, कंपनी के ऑफिसर्स जो थे वो क्रिटिकन्स थे। और क्रिटिकन्स इंग्लैंड्स के सारे जो भी इंग्लैंड्स के इंडिया के मोनोपोली के जो ट्रेड्स जो थे उस पर क्या कर रहे थे, अटैक्स कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 87 में, व्हाट वेयर द रूल एंड रेगुलेशन पोज टू कंट्रोल प्रेस, क्या रूल और रेगुलेशन जो थे प्रेस को कंट्रोल करने के लिए लगाए गए थे। गवर्नर्स जनरल बेंटिक्स एग्रीड टू रिवाइज प्रेस लॉज, थॉमस रकली ए लिबरल कॉलोनियल ऑफिसर फॉर्मुलेटेड न्यू रूल दैट रिस्टोर्ड द अर्लियर फ्रीडम टू प्रेस। यानी कि जो भी रूल और रेगुलेशन जो लगे हुए थे प्रेस को कंट्रोल करने के लिए, उसमें क्या था, गवर्नर जनरल बेंटिक्स जो थे सहमत हुए कि प्रेस लॉज को रिवाइव किया जाए। और थॉमस जो भी कॉल से थे, उन्होंने लिबरल कॉलोनियल ऑफिसर भी रह चुके थे, उन्होंने न्यू रूल्स को फॉर्मुलेट किया जो कि फिर से जो प्रेस का जो फ्रीडम है उसको फिर से मिल सके। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड, ऑन विच मॉडल, व्हाट डज इट प्रोवाइडेड। यानी कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था कब पास हुआ था और इसने ये एक्ट जो था क्या प्रोवाइड किया और किस मॉडल पे आधार पर वो पास हुआ था। इन 1878 द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास मॉडल ऑन द इरिश प्रेस लॉ, इरिश प्रेस लॉ के मॉडल के हिसाब से इसको पास किया गया। दिस लॉ प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विथ एक्सटेंसिव राइट्स इन वर्नाकुलर प्रेस, जो कि वर्नाकुलर प्रेस में एक्सटेंसिव बहुत सारे राइट्स को इसमें क्या किया गया था, प्रोवाइड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, व्हाट हैपेंड व्हेन एनी रिपोर्ट वाज जज्ड एज सेडिशियस एंड वार्न्ड वेयर इग्नोर्ड। क्या होगा जब कोई रिपोर्ट न्याय किया जाएगा और सेडिशियस वार्न वेयर इग्नोर्ड, और जो भी सेडिशियस वार्न जो थे इग्नोर किए जाएंगे। when report was judged as sedition, the newspaper was warned, and if the warning was ignored, the press was liable to be seized and the printing machinery confiscated। यानी जो ऐसा प्रकार का जो रिपोर्ट्स जो थे, रिपोर्ट जो थे जज के थे सेडिशियस के रूप में जब जज किए थे तो न्यूज़पेपर्स जो थे वार्न किए जाते थे, और अगर वार्निंग्स को अगर वो लोग इग्नोर कर देते थे तो प्रेस जो थे सीज कर दिया जाता था और उनके मशीन्स को कॉन्फिस्केट कर दिया जाता था। 90 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन डिड पंजाब रेवोल्यूशनरी वेंट टू डिपोर्टेड, पंजाब रेवोल्यूशनरी जो थे कब डिपोर्टेड हुआ, तो ये आंसर है इसका 1907 में इसको डिपोर्टेड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, व्हाट डिड लेड टू बाल गंगाधर तिलक टू हिज एम्प्लॉयमेंट, बाल गंगाधर तिलक को किस कारण से उनको एम्प्लॉयमेंट में डाला गया। When Bal Gangadhar Tilak wrote with great sympathy about the Punjab Revolutionary in his Kesari book, this led to his imprisonment in 1908, due to which they are provoking in terms widespread protests all over in India। यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने जब बहुत सारे ग्रेट महान संपत्ति के साथ पंजाब रेवोल्यूशनरीज के बारे में केसरी बुक्स में जब लिखा, जिसके कारण उनको जेल में डाल दिया गया। 1908 में
जिसके वजह से पूरा वाइड स्पेस, पूरा दुनिया में प्रोटेस्ट जो था शुरू हो गया। और यहाँ पर आकर के हमारा सारा क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो जाता है। और ये सारे क्वेश्चन आंसर्स जो थे सीबीएसई और जो भी एनसीईआरटी वाले जो भी एनसीईआरटी बुक्स से पढ़ते हैं उनके लिए है। यार बुक वाइज पूरे के पूरे बुक्स का क्वेश्चन आंसर है वो जो कि पूरी तरह से अंदर से उसके एक एक भाग से लेकर के बनाया गया है, लाइन वाइज लाइन लेकर बनाया गया है। इसे अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।